नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं। कई बातें करनी थी, आपको बतानी थी, तो इसलिए ये वीडियो हम आपके साथ लेकर आए हैं। तो पहले तो मैं बात करूंगा नरेंद्र मोदी को लेकर के, और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा योगी आदित्यनाथ को लेकर के। नरेंद्र मोदी संभवतः कल शपथ ले लेंगे और उनकी शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार क्या होगा, ये सारी चीज़ें शायद तय कर ली गई हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत विकट है। मैं दो बातें करूंगा। नरेंद्र मोदी के सामने अपने जो सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दो लोग तो हैं ही, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है अमित शाह। अमित शाह की वजह से नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूं बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि 33 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर 37 सीटें आई है। तो इसको लेकर के मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से इतने नाराज नहीं हैं जितने अमित शाह नाराज हैं। कल की बैठक में जो तड़क भड़क हुई है उसके बाद से योगी आदित्यनाथ सीधे लखनऊ गए, और आज उन्होंने जब मीटिंग बुलाई तो उसमें सारे लोग उपस्थित थे, जो उनकी कैबिनेट है पूरी की पूरी। उन्होंने वहाँ गहन चर्चा की, समीक्षा की। लेकिन इस इम्पोर्टेंट बैठक में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और एक कोई और हैं पंडित जी, वो नहीं थे। तो इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, ये हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल दिल्ली में बुलाए गए थे। चीफ मिनिस्टर भी वहीं थे। हालांकि आपने जब वो मीटिंग देखी होगी तो जैसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं तो जिस गैलरी से होकर के आते हैं उस गैलरी के एक कॉर्नर पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। उनके आगमन पर सारे लोग खड़े हुए, योगी जी भी खड़े हुए, और उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार भी की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी नमस्कार को इग्नोर किया और दूसरे लोगों की तरफ वो घूमते हुए नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करते हुए बाहर चले गए। तो वहाँ एक सेटबैक देखा होगा आपने। योगी आदित्यनाथ को ये बात बहुत नागवार गुजरी होगी। फिर शायद पार्टी की मीटिंग हुई कुछ बड़े नेताओं की, उसमें वहाँ फिर सबसे बड़ा ड्रामा हुआ है। अमित शाह ने सारा ठीकरा हार का योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की। तब ये बातें निकल कर के आई कि योगी ने कहा कि मेरी और आपकी जब वार्ता हुई थी चुनाव से पहले, उसमें यह था कि 30 प्रत्याशी आपके होंगे, आप अपनी लिस्ट दे दीजिए, 30 प्रत्याशी मेरे होंगे, वो मेरी लिस्ट ले लीजिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने 30 लोगों की लिस्ट आपको दी थी, उसमें से मात्र 5 को टिकट दिया गया, 25 लोगों को नहीं दिया गया। यहीं से मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ की नाराज़गी शुरू हुई, और फिर जो कुछ हुआ वो अब सब आपके सामने है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ अमेठी सभा में नहीं गए और अमित शाह चारों तरफ घूमते रहे। सारी नाराज़गियाँ ख़त्म करने की सारा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन वो नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई, और अंत में ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके पीछे मैंने बताया लॉजिक कि योगी आदित्यनाथ के लोगों को टिकट काट दिया गया और अपने लोगों को थोप दिया गया ज़बरदस्ती। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ रही, और कल जो आग में घी का काम किया है वो और तगड़ा है। तो ये मोदी के लिए ये
मैं समझता हूँ कि अमित शाह नासूर न बन जाएं और जो कुछ बची हुई राजनीति जो अंदर अंदर सुलग रहा है वो कहीं विस्फोट ना हो जाए। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन भाई हम एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमें ये सब चीज़ें आप लोगों तक पहुंचानी है कि ऐसा भी चल रहा है। ऊपर से जो दिखाई देता है वो भीतर नहीं होता, और जो भीतर होता है वो ऊपर नहीं होता, ये साफ सी बात है। तो ये बंद कमरों में क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको इन बातों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी जाए। अब बात आती है नरेंद्र मोदी के लिए वेंकैया नायडू चंद्रबाबू नायडू की, और पहले हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। राजनीति तो उनके लिए एक पार्ट टाइम जॉब समझ के चलिए। उनका जो बिजनेस है फूड का बिजनेस है, और मैं समझता हूँ पहले से होने के साथ साथ जब उनके ससुर एन.टी. रामाराव राजनीति से संन्यास लिए या वो जो बीमार पड़ गए, उसके बाद उनकी जो भी विरासत थी उस पर दामाद होने के नाते उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, और उसके बाद वो सारा चल रहा है। हालांकि पिछले दौर में जब जगन रेड्डी ने उनको भीतर कराया था, उसमें केंद्र सरकार का भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हाथ था। नहीं तो मैं समझता हूँ एक बार ये अमित शाह चंद्रबाबू नायडू को लेकर के सिफारिश कर देते कि नहीं भाई कुछ नहीं है ऐसा, तो वो शायद भीतर नहीं जाते और गिरफ्तारी नहीं होती उनकी। तो ये सारा जो एक असिस्टेंट कमिश्नर थे जीएसटी के, उनकी एक रिपोर्ट थी, उसके आधार पर उनके खिलाफ सीआईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और फिर भीतर कर दिया था। अब चूंकि इनके विरोधी जगन रेड्डी थे तो उन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया उस रिपोर्ट का, और जो कुछ भी था वो सब कागज़ के आधार पर उनको भीतर किया गया। हालांकि यदि नरेंद्र मोदी या अमित शाह उस समय मदद कर देते, उन्होंने मदद मांगी भी थी लेकिन वो मदद उन्होंने नहीं की। तो ये सारी एक चीज़ें हैं। अब बात आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू का जो बेटा है उसने अभी कल एक बयान दिया है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ कि क्या बयान है। चाइना टेक्नोलॉजी में हम अंगा मेरे कुछ नहीं ऐसा मिले। नारा लोकेश हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कल, आपको मालूम होगा, मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम है तो मैं बता देता हूं कि नारा लोकेश ने कहा है कि उनके फ़ोन पर चुनाव के समय में 2 बार उनका फ़ोन हैक हुआ है और वो पेगासस के जरिए हुआ है। अब सवाल उठता है कि पेगासस तो भारत सरकार के पास है, ये जो जासूसी का यंत्र है वो आंध्रा की सरकार के पास कैसे पहुंचा? तो उन्होंने जो डीजीपी हैं आंध्र प्रदेश के, उनके ऊपर आरोप लगाया कि मेरा फ़ोन इस तरह से हैक हुआ है, पेगासस के मैसेज आए हैं। तो ये सवाल उठता है कि इसमें अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार जैसे ही बनती दिखाई दे रही है, अभी उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया है, लेकिन उन्होंने डीजीपी से इस बात को पूछा भी है कि नारा लोकेश के फ़ोन में इस तरह की हरकत कहाँ से हुई। तो वो शायद अभी सवाल जवाब चल रहा है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जो पेगासस है वो मैं समझता हूँ कि देश में यदि कोई भी व्यक्ति जासूसी करता है तो वो भारत सरकार की सहमति के बाद ही हो सकता है, क्योंकि ये पेगासस जो यंत्र है वो भारत सरकार द्वारा ही खरीदा गया है। और इसी के साथ यदि ये जगन रेड्डी ने इस तरह की हरकत कराई है तो वो फिर ये बात सामने आती है कि जगन रेड्डी भी बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सहमति के बगैर ये सारा काम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बात ये है कि चंद्रबाबू नायडू अभी
अभी भी मैं आपको बता दूं अपनी उसी मांग पर डटे हुए हैं कि उन्हें संसद का लोकसभा अध्यक्ष चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्री चाहिए। यदि गृह मंत्री पद हटता है तो वो शाह का मसला है और वो शाह शायद हटना नहीं चाहेंगे, तो ये मोदी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे सुनने में ये आया है कि शाह को गुजरात भेज करके वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो शाह को साथ लिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में सारे नेताओं को आईना दिखाते हुए जेल भिजवा रहा है, सारे काम कर रहा है, किसी की भी जांच करा देता है, वो ऐसा व्यक्ति खुरापाती टाइप वो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह कर के सेटिस्फाई हो सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी चूंकि पार्टी का आदेश होगा, आरएसएस का आदेश होगा, तो उन्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब बात आती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ढीले ढीले क्यों हैं? नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी उसके बाद उनकी पार्टी को तहस नहस किया जा सकता है, उनका चीफ मिनिस्टर पद भी जा सकता है, कभी भी उनको जो समर्थन है भाजपा का वो हटाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ भी विधायकों की तोड़फोड़ की जा सकती है और इंडिपेंडेंट सरकार बिहार में वो खुद बना सकते हैं। तो ये एक डर लगा हुआ है। इसके लिए मैं समझता हूँ लालू यादव जी ने उनको संदेश भेजा है कि आप बिहार के चीफ मिनिस्टर बने रहिए, हम आपको पूरा समर्थन करते हैं जैसे पहले थे वैसे, और आप अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दीजिए और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाइए। यहाँ तक कहा गया है कि भाई अब की बार यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मौके बार बार नहीं आते हैं। ये बात अखिलेश को कहा गया है कि जो दो नेता हैं उनको आप खींच कर ला सकते हैं और अपनी तरफ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ दोनों नेता अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उनकी वो इज्जत भी करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इधर कल जो कुछ भी घटनाक्रम एनडीए की बैठक में हुआ और चारों तरफ उसकी जयंत चौधरी की थू हो रही है, उसको लेकर के जयंत भी नाराज़ है। हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन में लौट आए। तो इस तरह की कुछ कवायदें हैं। वेंकैया नायडू हैं, आपको मैं बता दूं, आप जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता दूं कि पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और इस समय उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि जो कुछ होना था जनता ने अपना मैंडेट दिया है। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं कि बहुत ही कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। तो हो सकता है कि वेंकैया नायडू और बाकी और लोगों को कुछ भीतर खिचड़ी पक रही है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा और नितिन गडकरी, इधर योगी आदित्यनाथ के कुछ तमाम लोग जो अभी सुनने में आ रहा है, खबरें तैर रही हैं कि 20-25 के बीच सांसद राहुल गांधी को समर्थन करने के लिए तैयार हो गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये कोई पुष्टि नहीं है, न कोई खबर है, क्योंकि अखबार की एक लाइन होती है, कहीं जब धुआं उठता है तो वहाँ निश्चित तौर पर कोई न कोई खबर उड़ती है। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी ने अभी एनडीए के नेता पद का पदभार ग्रहण किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना है। तो जब तक कोरम पूरा पार्टी नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ शपथ लेना भी बेमानी होगा। हालांकि अब ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उनको आदत पड़ी हुई है अकेले काम करने की, वो किसी से पूछते नहीं हैं, जो कुछ करना होता है अपने मन से कर लेते हैं। तो वो उसी तर्ज पर आज भी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से क्या पूछना है, सबसे पहले एनडीए से पूछना है और उन्होंने पूछ लिया। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी में जो उबाल मचा हुआ है वो पूरी तरह से उठकर सामने नहीं आया है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ज़रूर इस तरह की चाल चली जा रही है, बात चली जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को यदि किसी ने छेड़ा तो निश्चित तौर पर पार्टी में बवाल होगा, और बवाल छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बवाल होगा। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और नीचे बटन दिया हुआ है उसे दबाएं, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा मेरा। और इस वीडियो को आप फैलाएं चारों तरफ। अब हम इंतज़ार करते हैं कि कल नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं या कोई और प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो हम आपको कल दिखाएंगे और कल की घटनाओं को फिर से आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।